चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब आज हम शुरू करेंगे एमिनो एसिड प्रोटीन पेप्टाइड चैप्टर से रिलेटेड। आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज किया जाता है, क्या होता है, इस पूरे कंसेप्ट को हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। जरा सुनिएगा। तो देखिए, किसी भी एमिनो एसिड का हमारे पास सपोज मिक्सचर है। अभी इसका प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर या प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये बाद में नेक्स्ट आपका जो वीडियोज में प्रोटीन का जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो आपको इसका सिग्निफिकेंस या इसका एप्लीकेशन वहां पे आपको अपियर होगा। ठीक है ना? तो देखिए, सपोज हमारे पास ये क्या है, अल्फा एमिनो एसिड मिक्सचर। ठीक है? अल्फा एमिनो एसिड मिक्सचर मीन्स जिसमें बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड क्या है, प्रेजेंट है। ऐसा मिक्सचर है या ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है? इस सॉल्यूशन के अंदर कितने अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये मींस कितने डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना? और कौन सा अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या जो मेथड अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर मेथड के लिए सबसे पहले तो आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए कैसे, ये ना, एक कंटेनर लीजिए जिस कंटेनर में आप एक एनोड और एक कैथोड अप्लाई करती है। ठीक है ना? इसमें फिक्स ये आपने एक एनोड अटैच कर दिया और एक कैथोड आपने इसमें अटैच कर दिया। देन इसके अंदर आपने फिलअप करा दिया बफर सॉल्यूशन को। ठीक है ना? बफर सॉल्यूशन समझते हैं ना? ऐसे सॉल्यूशन जो अपने पीएच को रिटेन कर रखते हैं, पीएच में वेरिएशन नहीं होने देते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके अंदर कोई हमने बफर सॉल्यूशन आपने इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है ना? अब उसके बाद आपने क्या किया ना, एक ये फिल्टर पेपर ले लिया। ठीक है ना? इस फिल्टर पेपर के सेंटर पर, एग्जैक्ट सेंटर पर आपने एक आपका ये जो अल्फा अमीनो एसिड का सॉल्यूशन था या मिक्सचर था, उसमें से एक ड्रॉप इसके सेंटर पे अप्लाई कर दिया। ठीक है ना? फिल्टर पेपर लिया या जेल भी लेते हैं इसके लिए, कोई जेल का यूज करता है, कोई फिल्टर पेपर का यूज करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिल्टर पेपर के सेंटर पे हमने क्या है, जो अल्फा अमीनो एसिड मिक्सचर था उसका एक ड्रॉप अप्लाई किया। इस फिल्टर पेपर को इस बफर सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये कर दिया आपने, इसको यहाँ उठा करके इसके अंदर पुट कर दिया। तो ये आपका इसके अंदर आपने बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या रख दिया, फिल्टर पेपर, जिसके सेंटर पे क्या अप्लाइड है, अल्फा अमीनो एसिड मिक्सचर। ये है आपका ड्रॉप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड मिक्सचर। ठीक? देन उसके बाद अब आप क्या करते हैं, जैसे ही इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो आपका जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये कहता है कि इस ड्रॉप में बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे ना इसमें। तो एक ड्रॉप के अंदर तो सारे क्या है, बहुत सारे जो आपके ये मिक्सचर में प्रेजेंट अल्फा अमीनो एसिड्स थे वो सभी प्रेजेंट होंगे। तो कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स आपका एनोडिक मूवमेंट करते हैं, मींस एनोड की ओर को मूवमेंट करने लगते हैं, और कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स आपका कैथोडिक मूवमेंट एग्जिबिट करने लगता है आपका। ठीक है? अब कौन सा अल्फा एमिनो एसिड एनोडिक मूवमेंट करेगा, कौन सा अल्फा एमिनो एसिड कैथोडिक मूवमेंट करेगा, इस कंसेप्ट को हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द वेरियस अल्फा एमिनो एसिड्स। कल हम लास्ट जो आपका वीडियो हमने दिया था, उस वीडियो के अंदर हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को बहुत क्लियर वे में आपको डिफाइन किया हुआ है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करते हैं। अब उसको मैं तीन केसेस के अंदर, दो केसेस के अंदर डिफाइन करता हूं। देखिए, केस नंबर 1। ठीक है? इफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन I, इसके पावर पे P लिखते हैं। ठीक है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड
ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है बफर सॉल्यूशन के पीएच से क्या है, कम है। सपोज हमारा बफर सॉल्यूशन का पीएच 5 है और किसी अल्फा अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 8 है या 9 है, जो भी है आपका, ठीक है, मतलब उससे लो है, पीएच 5 है बफर सॉल्यूशन का और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सपोज कितना है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन पे ये कहते हैं कि आपका जिन अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए ये कंडीशन फॉलो होगा, उन अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए आपका जो बफर सॉल्यूशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा भी आपका, ठीक है। मींस ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से आपका क्या है, बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में बफर सॉल्यूशन उन अल्फा अमीनो एसिड के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो बेस की तरह यदि वो बिहेव करेगा तो क्या करेगा भी आपका, उनसे H+ को लेगा ना। देखिए ये है, सपोज हम कल हम आपको डिफाइन किया तो अल्फा अमीनो एसिड आपका जनरली इस फॉर्म में रहता है, ड्यूटेराइन फॉर्म जिसको हम दिखाते हैं, R एंड COO नेगेटिव, ठीक हो गया, इतना आ जाएगा ना। तो ये कहता है कि आपका जो भी अल्फा अमीनो एसिड के लिए ये कंडीशन फॉलो है तो उस अल्फा अमीनो एसिड के लिए बफर सॉल्यूशन क्या है, बेस है। तो बेस का काम क्या है, H+ को लेना है, ठीक है ना। तो ये H+ को लेगा तो क्या होगा, NH3 पॉजिटिव में से H+ लेगा तो क्या हो जाएगा, NH2 न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा ना आपका, ये NH2 सॉरी ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो अल्फा अमीनो एसिड कैसा हो गया आपका, एनायनिक हो गया, ठीक है ना। अभी तक तो आपका क्या था, डाइपोलर बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अब हमने कहा कि आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बफर सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा है तो बफर सॉल्यूशन उस आइसो क्या है, पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड के लिए बेस की तरह ट्रीट करेगा। तो उसके NH3 पॉजिटिव में से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस का काम क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो H+ ले लेगा तो ये NH2 न्यूट्रल हो जाएगा, COO नेगेटिव बने रहेगा आपका, ठीक है। तो इस समय आपका क्या हो गया, एनायनिक फॉर्म में आ गया अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड यदि एनायनिक फॉर्म में आएगा तो कहां को मूवमेंट शो करेगा भी आपका, एनायनिक अल्फा अमीनो एसिड एनोडिक मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो वो अपनी ओर को एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसको, तो वो इधर को मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। सेकंड केस में आता देखिए, केस नंबर 2, ठीक है। इफ pH of buffer solution is less than isoelectric point of alpha amino acid, अल्फा अमीनो एसिड के पीएच से सॉरी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या है, कम है। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कम है तो बफर सॉल्यूशन किसके तरह बिहेव करेगा, उस सॉल्यूट क्या है कंडीशन पे, एसिड की तरह। पीएच लो जिनका होता है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कभी भी एसिड की तरह, ठीक है। जैसे वहां पीएच ऑफ बफर ज्यादा था तो बेस की तरह बिहेव कर रहा था, यहां लो है तो बफर किसकी तरह बिहेव करेगा आपका, एसिड की तरह। तो एसिड की तरह बिहेव करेगा तो नॉर्मल जो आपका ड्यूटेराइन फॉर्म था, हम जो भी आप कंडीशंस को क्रिएट करते हैं सब ड्यूटेराइन फॉर्म से ही डिफाइन करने की कोशिश करना, COO नेगेटिव था। तो अब बफर सॉल्यूशन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन प्रोवाइड करना दूसरे को। तो इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा ना इतना, NH3 पॉजिटिव तो अपनी जगह बनी रहेगा, NH3 पॉजिटिव HR और COO नेगेटिव था। तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक नेचर का होगा तो इसको H+ प्रोवाइड करेगा तो COOH बना देगा आपका। तो ये हो गया आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन में आपका, मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहने का मतलब जब बफर सॉल्यूशन का पीएच लो है अल्फा अमीनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपका अल्फा अमीनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और कैटायनिक फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा तो कैथोड उसको अपनी ओर को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वो कैथोडिक मूवमेंट शो करेगा भी आपका, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आ गया कि आपका एनोडिक मूवमेंट कौन शो करते हैं और कैथोडिक मूवमेंट कौन शो करते हैं, ठीक है। जिन अल्फा अमीनो एसिड्स मिक्सचर में प्रेजेंट, जो ये ड्रॉप हमने यहाँ पे अप्लाई करेगा उसमें सारे अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे जो भी इस मिक्सचर में थे, तो उसमें से जिन अल्फा अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बफर सॉल्यूशन के पीएच से क्या है, कम है, ये करो कि जिनके लिए बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या है, ज्यादा है, मतलब बफर सॉल्यूशन जिनके लिए बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा,
क्यों करेगा? क्योंकि मैंने कहा कि आपका ड्यूटेराइन फॉर्म था NH3 पॉजिटिव, ड्यूटेराइन फॉर्म को आप हमेशा ऐसे शो करके HRCOO नेगेटिव, तो ये ड्यूटेराइन फॉर्म था। तो अब आपका क्या है, बफर सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, हाई पीएच है उसका, तो बेस की तरह बिहेव करेगा, इसमें से H ले लेगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो एनायनिक है तो एनोडिक मूवमेंट करेगा। और बाई चांस आपका बफर सॉल्यूशन का पीएच कम है अल्फा अमीनो एसिड के इस ड्रॉप में, जो आपके अल्फा अमीनो एसिड है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये कंडीशन फॉलो होगा ना, तो उनके लिए आपका बफर सॉल्यूशन का पीएच लो है, तो बफर सॉल्यूशन उनके लिए किसका काम करेगा? एसिड का। एसिड का काम करेगा तो इसी में क्या करेगा? बफर सॉल्यूशन क्या करेगा? अपना H+ इसको देख करके COOH बना देगा, तो कैटायनिक फॉर्म में अल्फा अमीनो एसिड आ जाएगा। तो कैटायनिक फॉर्म में आ रहा है तो कहां को मूवमेंट करेगा? कैथोडिक मूवमेंट करेगा भैया। तो ये हो गया आपका कुछ अल्फा अमीनो एसिड मिक्सचर में से एनोडिक मूवमेंट किए, कुछ आपका कैथोडिक मूवमेंट किया, ठीक है ना। देन अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आपका ये सपोज आपका 4 अल्फा अमीनो एसिड है, तो वो सभी एनोडिक मूवमेंट करेंगे, तो उसमें से हमने इतने जो अलग अलग ड्रॉप्स इसमें क्रिएट कर रखे हैं, वो क्यों कर रखे हैं? अब हर अल्फा अमीनो एसिड का भी आपका जो आर ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। सबका आर ग्रुप हम स्टार्टिंग में बता दिए, जो 20 नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन करते हैं, उन सभी का आर ग्रुप क्या होता है? डिफरेंट रहता है, ठीक है। किसका लार्जर होगा, किसी का स्मॉलर होगा, ठीक है। तो आर ग्रुप यदि आपका क्या है? बड़ा होगा, तो मूवेबिलिटी क्या होगी? जैसे सपोज यही कंडीशन है, इसमें आर ग्रुप बड़ा होगा तो एनाइन जो होगा वो जाएगा तो एनोड की ओर को, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से जाएगा। जितना बड़ा आइन होगा या जितना बड़ा आर ग्रुप होगा उसका, उसके मूवेबिलिटी उतनी स्लो होगी, ठीक है। और आर ग्रुप छोटा होगा तो मूवेबिलिटी क्या होगी उसकी? फास्ट होगी, तो वो तेजी से मूव करेगा। तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान लिया 3 अल्फा अमीनो एसिड थे इसमें, जिनके लिए आपका क्या था? भी आपका ये कंडीशन फुलफिल थी, ये कंडीशन थी, तो वो सब इस फॉर्म में आएंगे। तो वो सब कहां को? एनोड की ओर को मूवमेंट करेंगे। तो उसमें से जिसका आर ग्रुप स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे आगे मूव किया हुआ होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा। जिसका आर ग्रुप लार्जेस्ट होगा वो सबसे पीछे मूवमेंट किया हुआ होगा। ऐसे ही आपका सपोज आपका 2-3 अल्फा अमीनो एसिड है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? कैटायनिक फॉर्म में। तो वो सब कैथोड की ओर मूवमेंट करेगा। उसमें से जिसका आर ग्रुप स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे आगे मूवमेंट किया होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो भी आप कहना चाहें। और जिसका आर ग्रुप लार्जर होगा वो बहुत स्लो मूवमेंट किया होगा, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके क्या होंगे? क्या है? जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किए होंगे डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये खड़ी होगी भैया कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस होंगे तो ये आपको डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हुआ है इनके द्वारा फिल्टर पेपर में, वो तो आपको अपीयर नहीं हो पाएगा ना। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें से इस फिल्टर पेपर को बाहर निकालेंगे और उसको ओवन के ऊपर रख करके आप उसको ड्राई कर लेंगे पहले थोड़े, है ना। देन ड्राई जैसे हो जाएगा, तो ड्राई होने के बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं? निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं। निनहाइड्रिन इंडिकेटर होता है एक तरह का, ठीक है ना। तो निनहाइड्रिन का जैसे ही स्प्रे करेंगे तो सारे कलरलेस जो आपके स्पॉट्स थे, अल्फा अमीनो एसिड तो कलरलेस है ना, कोई यहां तक ट्रेवल किया तो हमको दिख थोड़ा ना, सभी कलरलेस है, कोई यहां भी गया हो, कोई यहां पहुंचा हुआ है, तो हमको दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही निनहाइड्रिन का स्प्रे करेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, जैसे सपोज आपने यहां से निकाल करके ओवन के ऊपर रख करके उसको ड्राई कर लिया, तो उसके बाद जैसे ही आप निनहाइड्रिन का उसके ऊपर क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे, तो ये सारे क्या है? जो जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ उतने कलर्ड स्पॉट आपको क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जो अभी तक दिख नहीं रहे थे, कलरलेस थे, तो जैसे ही निनहाइड्रिन स्प्रे किया तो आपके कलर्ड स्पॉट्स के फॉर्म में आपको अपीयर हो जाएगा। उन कलर्ड स्पॉट्स को काउंट कर लो, और कौन कलर्ड स्पॉट को काउंट करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने अल्फा अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 इधर को है, तो इसका मतलब 6 अल्फा अमीनो एसिड थे मिक्सचर में, तो ये पता चल जाएगा। अब कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है, वो कौन कितना कितना डिस्टेंस एनोडिक मूवमेंट किया हुआ है, कौन कितना कितना डिस्टेंस कैथोडिक मूवमेंट किया है, उसके तो हम उसका भी एनालिसिस कर लेंगे कि वो पर्टिकुलर कौन सा अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। जैसे ये कहा तो ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, उनकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कितना हुआ है, एनोड की ओर हुआ है या कैथोड की ओर हुआ है, इस सबसे हम एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत सिंपल सा मेथड, किसी भी अल्फा अमीनो एसिड के मिक्सचर में present different kind of alpha amino acid as well as total number of the different kind of alpha amino acids कौन कौन इसमें आपका प्रेजेंट है, इसका एनालिसिस करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है,
देन अब हम आएंगे भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हमको प्रोटीन बनाना है तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है उसके लिए हमारे पास क्या है, 2 टाइप की मेथड्स होती हैं। उन 2 टाइप की मेथड्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद फाइनली लास्ट में इस चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक और होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको भी हम उसके आगे डिफाइन करेंगे। तो आप जैसे जैसे हम वीडियोस को बना रहे हैं तो उन वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें और पूरा वीडियो वॉच करें और कोशिश करें कि आपका क्या है, उन वीडियोस के अंदर जितना भी कंटेंट हम आपको क्या है डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।